हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये लास्ट क्लास जो है उसके अंदर हमने जो रसारोहण या फिर कहें कि एसेंट ऑफ सेफ जो है इसका डिस्कस किया था। इसके बाद में ये है कि जो जल जो रहता है या फिर कहें कि जो रसारोहण के द्वारा जो मिनरल्स और जल जो है वाटर जो रहता है वो एब्जॉर्ब करते हुए पार्ट को यानी ऊपर जो पहुंचा दिया गया था रसारोहण की प्रोसेस में। देखिए, एक टॉपिक हमारा जो था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल का अवशोषण। दूसरा था कि अवशोषित जल को वायवीय भाग तक पहुंचाना, जिसको हमने कहा रसारोहण या कहें कि एसेंट ऑफ वाटर। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है वह ट्रांसपीरेशन या फिर कहे वाष्पो उत्सर्जन। तो ये जो थर्ड पार्ट है वाष्पो उत्सर्जन या फिर कहे ट्रांसपीरेशन, अगला जो चैप्टर है चैप्टर 7। तो जो चैप्टर नंबर 7 है इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो प्लांट के एरियल जो पार्ट रहते हैं या वायवीय जो भाग रहते हैं, इन जो भी पार्ट है जो एयर के अंदर प्रेजेंट है प्लांट के, उन पार्टों की बात करें जैसे स्टेम हुआ, ब्रांचेज हुई या फिर कहें लीफ हुई। तो ये सभी पार्ट होते हैं, इनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल से काफी अधिक मात्रा में आते हैं, लेकिन उनका यूज नहीं होता है। तो उनमें से जो अधिकांश वाटर मॉलिक्यूल्स या जल के अणु रहते हैं उनको पादप बाहर निकाल देता है वाष्प के रूप में, यानी वेपर के रूप में बाहर निकालता है। तो हम यही कहेंगे कि जो प्लांट का जो एरियल जो पार्ट रहता है या फिर प्लांट का जो वायवीय भाग रहता है उस भाग से जल का वाष्प के रूप में निष्कासित होना ही वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन होता है। तो यदि इसको कहें तो हम ये कहेंगे पादप के वायवीय भाग, जिसके अंदर हम बात करें जैसे तना है, पत्ती है, पादप के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। यानी प्लांट के एरियल पार्ट या फिर कहें जैसे स्टेम या लीव्स है, तो प्लांट के एरियल पार्ट के द्वारा वाटर वेपर के रूप में, देखिए यहां पर एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि वाटर लिक्विड स्टेज में नहीं होगा, न आइस के रूप में होगा, बल्कि वह एक गैसीय स्टेज में या वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो वेपर फॉर्म में बाहर निकाला जाता है, आउटसाइड में निकाल दिया जाता है, और यही जो मैकेनिज्म होती है वाष्पोत्सर्जन है। यदि वाटर मॉलिक्यूल से जो ये कहें कि वाटर ड्रॉपलेट के रूप में निकलते हैं तब ये एक अलग पार्ट है। यदि हम ये कहें कि वाटर जो है ड्रॉप बूंदों के रूप में निकलता है तब ये वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। तो यहां पर यदि ये कहें तो वाष्पोत्सर्जन का अर्थ यही है कि जल का जो वेपर वाटर वेपर के रूप में प्लांट से बाहर आना। अब इसके बाद ये हो जाता है कि यहाँ पर जो प्लांट के कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं या पार्ट होते हैं, या कहें कि जो ट्रांसपीरेशन जो रहता है इनके टाइप। तो जो पार्ट ट्रांसपीरेशन करते हैं वही उनके टाइप हैं। और यदि इसके अंदर फर्स्ट की बात करें तो देखिए स्टोमेटल, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, या कहें रंध्रीय, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, ये हुआ फर्स्ट। ऐसे यदि हम सेकंड की बात करें तो कैविटिकुलर, कैविटिकुलर ट्रांसपीरेशन या कहें उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। इसके बाद जो थर्ड नंबर पर आता है वो रहता है
लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो ये 3 प्रकार हैं। सबसे फर्स्ट बात करें स्टोमेटल या कहें रंध्रीय। अब रंध्र जो रहते हैं तो ये कहें कि जो लीफ होती है उसकी सरफेस पर छोटे छोटे पोर होते हैं, और वो जो पोर होते हैं उनको हम कहते हैं स्टोमेटा या रंध्र। देखिए हम कहाँ की बात कर रहे हैं कि प्लांट में जो लीफ है, पत्ती जो होती है, उसकी सरफेस पर छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं, और जो पोर या छिद्र होते हैं उनको हम कहते हैं रंध्र, लेकिन पत्ती पर होते हैं। इनके द्वारा जो वाष्प उत्सर्जन होता है उसको कहते हैं स्टोमेटल या रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। और यही पार्ट है हमारे सिलेबस में सबसे मैक्सिमम रूप से है। तो देखिए जैसे ये पत्ती है, इस पत्ती की निचली सरफेस पर हमने ये दिखाए हैं रंध्र इस तरीके। तो इस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे अभी। लेकिन ये जो रंध्र होते हैं इनके द्वारा वाटर जो रहता है वो वाटर वेपर के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहां से जो वाटर वेपर की फॉर्म में जो भी वाटर बाहर निकल रहा है तो इस प्रकार का रहता है स्टोमेटल जो ट्रांसपीरेशन या कहें रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन, जो रंध्रों के द्वारा वाष्प उत्सर्जन होता है। मैक्सिमम जो वाष्प उत्सर्जन होता है उसका ये कहें कि 90 से 97% इसी प्रकार का होता है। यानी मैक्सिमम वाष्प उत्सर्जन की यदि बात करें तो ये कहें कि वाष्प उत्सर्जन मैक्सिमम रूप से स्टोमेटल या रंध्रीय ही होते हैं। सेकंड पार्ट की बात करें कैटिकुलर या उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन। एक कैटिकुलर या उपत्वचीय, जो प्लांट रहता है उसकी सरफेस पर कैटिकल की लेयर पाई जाती है, और कैटिकल वाटर के लिए इम्परमिएबल है या जल के लिए अपारगम्य होती है। लेकिन कई जगहों पर कैटिकल पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, या फिर कहें कि कैटिकल जो है वो जगह जगह से कैटिकल लेयर टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है कैटिकल लेयर का। और जो कैटिकल लेयर थिन हो गई या ब्रेक डाउन हो गया उस पार्ट से वाटर वेपर के रूप में इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो वहां पर जो जल है जल वाष्प के रूप में वातावरण में जा रहा है। तो वो जो जल बाहर जा रहा है वो है कैटिकल त्वचा में ब्रेक डाउन या टूटने से या पतली होने के कारण, इसीलिए इसको कहा उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन। और यदि इस वाष्प उत्सर्जन की बात करें तो ये लगभग हम ये कहें कि जैसे 3% से लेकर के 10% तक होता है। 3 से 10% इस प्रकार का वाष्प उत्सर्जन होता है। इसके बाद जो आता है थर्ड नंबर पर लेंटिकुलर या वातरंध्रीय। तो वातरंध्रीय वाष्प उत्सर्जन की यदि बात करें तो ये मेन रूप से वातरंध्र जो है हम ये कहें कि तने पर प्रेजेंट होते हैं, स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं, और इनके द्वारा जो वाष्प उत्सर्जन रहता है वो 0.1% होता है। 0.1% होता है। देखिए एक बार मैं इसका बता देता हूं कि वातरंध्र या लेंटिक्यूल क्या होते हैं। तो देखिए लेंटिक्यूल या वातरंध्र, जब प्लांट जो रहता है उस प्लांट का डेवलपमेंट होता है तो प्राइमरी ग्रोथ होती है, उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ होती है। प्राथमिक वृद्धि के बाद होती है द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि के समय उसका जो स्टेम होता है उसके डायमीटर या फिर कहें उसकी मोटाई में थिकनेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मोटाई बढ़ती है। प्राथमिक वृद्धि के अंदर लंबाई बढ़ती है मेन रूप से। तो जब द्वितीयक वृद्धि होती है तब उसकी मोटाई बढ़ती है, तो उसकी जो सबसे आउटर जो परत रहती है या कहें जो एपिडर्मिस जो पार्ट रहता है वो जगह जगह से ब्रेक डाउन होता है। इसी प्रकार से जो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती है वो फट जाती हैं। देखिए इस तरीके का पार्ट है ये स्टेम या तना। ऐसा है जब ये इस तरीके से ग्रोथ करेगा, जैसे ये पार्ट है, धीरे धीरे इसका जो डायमीटर या मोटाई इंक्रीज हो जाएगी। तो इनकी जो सरफेस होती है, आउटर जो सरफेस होती है जो सबसे बाहर की ओर है, वो जगह जगह से ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। तो इनमें से कुछ कोशिकाएं टूट जाती हैं और वो वातरंध्र में बदल जाती हैं, एक छिद्र जैसी संरचना में बदल जाती है। तो जैसे ये टूटेंगी भित्ति तो एक छिद्र जैसी संरचना बनती है जिसको हम ये कहते हैं लेंटिक्यूल या फिर कहें वातरंध्र कहते हैं।
और वात रंध्र की यदि बात करें तो ये हमेशा ओपन होते हैं। देखिए रंध्र और वात रंध्र, एक है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो टाइम टाइम पर ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, खुलते और बंद होते हैं। लेकिन वात रंध्र या लेंटिक्यूल यदि बात करें हमेशा यानी 24 घंटे ओपन ही रहते हैं। तो इस तरीके से एक ये, तो ये जो पार्ट है ये तीनों हुए वात रंध्र ये, या फिर कहें जो वाष्प उत्सर्जन। अब देखिए ये जो वाष्प उत्सर्जन है, यदि हम बात करें जल की, तो जो जल है उसमें से ये कहें कि 99% पार्ट जो रहता है वो वाष्प के रूप में ही हट जाता है। प्लांट तो लगभग ये कहें 1 से 5% तक, यानी लगभग 1 से 5% जो जल एब्जॉर्ब किया है, जो जल अवशोषित किया है, उसमें से लगभग 1 से 5% जल का ही उपयोग कर पाते हैं। यानी जो जल, मान लेते हैं कि यदि 100 लीटर जल पादप ने अवशोषित किया रूट के द्वारा, उसमें से ये कहें कि लगभग 90 से 100% जो 90 से जो है वहीं तक ही यूज हो सकता है। हाईएस्ट देखिए जो 5 से 10% या फिर कहें कि लगभग 90 से 95% वाटर रहता है, वो वाटर वेपर के रूप में इन्वायरमेंट में मुक्त हो जाता है। तो केवल ये कहें कि लगभग हाईएस्ट 1 से 5% वाटर का ही उपयोग होता है। 95% वाटर जल वाष्प के रूप में पादप के वायवीय भागों से वातावरण में चला जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए वो सबसे मेन रूप से हमारा जो टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में वो है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन या कहें रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। अब रंध्र कहां पर होते हैं, क्या उनकी संरचना होती है, रंध्रों के अकॉर्डिंग जो लीफ या पत्ती होती है उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अब हम इन पार्टों को देखते हैं। तो देखिए रंध्र जो पार्ट होंगे वो पत्ती पर होंगे, जो रंध्र हैं वो कहां पर रहते हैं, पत्ती या लीफ पर। वात रंध्र रहते हैं मेन रूप से ब्रांचों पर या स्टेम पर। तो अब देखिए कि हम बात करें कि एक लीफ या पत्ती की स्ट्रक्चर, तो देखिए पत्ती की संरचना की बात करें तो पत्ती के अंदर एक ऊपर की सरफेस होती है, एक नीचे की सरफेस होती है। ऊपर की परत होती है उसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। ऊपर की जो परत है इस परत को हमने कहा अपर एपिडर्मिस, ऊपरी बाह्य त्वचा, ये ऊपर की परत हुई। लेकिन पत्ती जो है वो इस तरीके से, इसमें से ये अपर एपिडर्मिस या ऊपरी बाह्य त्वचा, दूसरी परत नीचे की ओर है तो उसको हम कहेंगे निचली बाह्य त्वचा, लोअर एपिडर्मिस, निचली बाह्य त्वचा। तो ये ऊपर की और ये हुई नीचे की। इन दोनों ही परतों के बाहर देखिए ये एक लेयर बनी हुई रहती है, ये लेयर, और इस लेयर को कहते हैं क्यूटिकल लेयर, क्यूटिकल परत। इधर नीचे की जो सतह होती है इस पर भी क्यूटिकल लेयर या फिर कहें उप त्वचा जो पाई जाती है यहां पर। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके बीच के पार्ट की। बीच का जो पार्ट रहता है उसको कहते हैं मेसोफिल टिश्यू, पर्ण मध्योतक, ये इसके बीच का पार्ट है। यानी ऊपर की और नीचे की जो उपत्वचा है, ऊपर और नीचे की जो एपिडर्मिस है, इनके बीच में जो पार्ट रहता है उस पार्ट को कहते हैं मेसोफिल, पर्ण मध्योतक। और ये जो मेसोफिल है, इसी मेसोफिल के अंदर वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। देखिए जाइलम भी होगा और फ्लोएम भी होगा, और इसके बाहर की ओर रहता है पेरेन्काइमा, जो पेरिसाइकल, परिरंभ, पेरिसाइकल। तो वेस्कुलर बंडल रहते हैं, उनको सराउंडेड किए हुए, उनको घेरे हुए परिरंभ होता है या पेरिसाइकल होता है। तो ये जो पत्ती है इसके अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी और ये रहेगी मेसोफिल में, पर्ण मध्योतक में। अब इसके बाद देखिए जो पर्ण मध्योतक है उसमें यदि द्विबीजपत्री डाइकोट प्लांट है तब तो उसमें 2 प्रकार के टिश्यू प्रेजेंट होंगे, और यदि मोनोकोट है, एक बीजपत्री है, तब उसमें ऐसे 2 प्रकार के नहीं होंगे।
वहां पर सभी कोशिकाएं कॉमन होती है, यहां से यहां तक की सभी कोशिकाएं समान होंगी यदि मोनोकोट या एक बीजपत्री है। यहाँ पर हमने संरचना बनाई है द्विबीजपत्री की। तो द्विबीजपत्री के अंदर जो बीच में कोशिकाएं रहती हैं या टिश्यू रहता है, वो उसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। ऊपरी जो एपिडर्मिस है, इसके पास जो कोशिकाएं रहती है उनको पलिसेड पेरेन्काइमा या खम्भ मर्दूतक कहते हैं। तो जो ये खम्भ मर्दूतक क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी सेल्स होती है वो इस प्रकार से रहती है, इनकी हाइट अधिक रहती है, ये स्थिति होती है। इसके बाद जो निचली एपिडर्मिस है, इसके पास में जो सेल्स होती हैं इनको स्पंजी मर्दूतक कहते हैं, स्पंजी पेरेन्काइमा कहते हैं। और ये एक प्रकार से राउंड जैसे होती हैं, बॉल जैसी सेल्स होती हैं। देखिए ये कोशिकाएं तो थी इस टाइप की और ये कोशिकाएं होती हैं इस टाइप। अब ये जो स्पंजी जो टिश्यू रहता है, इसके बीच में देखिए जगह जगह पर स्पेस है, और ये जो स्पेस रहता है इसको कहते हैं एयर कैविटी या इंटरसेलुलर स्पेस, वायु अवकाश। ये जो जगह है इसको वायु अवकाश बोलते हैं। इसके बाद में देखिए कि जो नीचे की सतह होती है, द्विबीजपत्री प्लांट में नीचे की सतह पर पाए जाते हैं रंध्र, स्टोमेटा। ये नीचे की सतह पर होते हैं। स्टोमेटा के पास में दो सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं गार्ड सेल या द्वार कोशिका। तो ये स्ट्रक्चर हमने देखी द्विबीजपत्री। अब देखिए ये जो है इसकी मैकेनिज्म वगैरह को समझने के लिए जरूरी होती है ये जो संरचना है। बाकी सिलेबस में वैसे ये संरचना नहीं है, डायग्राम वगैरह, लेकिन जब तक ये पार्ट नहीं आता है तब तक हम ये कहेंगे कि आगे का पार्ट भी नहीं आ पाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने जो शो किया है वो किया है द्विबीजपत्री का। अगर एक बीजपत्री हो तब क्या चेंजमेंट होगा, तो देखिए थोड़ा सा जो चेंजमेंट है वो मैं बता देता हूं यहाँ पर कि यदि एक बीजपत्री है तो एक बीजपत्री में ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स में और इन सेल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा और सेल्स इस प्रकार से मिलेंगे हमें, इस तरीके से। देखिए ये पार्ट न होकर के ऐसा रहेगा एक बीजपत्री मोनोकोट प्लांट में, और इसके अंदर जो स्टोमेटा मिलेंगे वो स्टोमेटा हमें अपर एंड लोअर बोथ सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, इस प्रकार स्टोमेटा अपर सरफेस पर, स्टोमेटा लोअर सरफेस पर भी होंगे। तो इस प्रकार से यदि मोनोकोट या एक बीजपत्री है तब हमें ऐसी जो पत्ती होती है वो दिखाई देगी। यदि द्विबीजपत्री है तब हमें ऐसी पत्ती दिखाई देगी। और इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बाकी कॉमन रहती है। स्टोमेटा उसमें दोनों साइड में रहेंगे, इसमें केवल एक साइड में रहेंगे। अब स्टोमेटा है या कहें कि जो रंध्र होते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पत्तियां होती है उनको 3 टाइप से डिवाइड किया है, या 3 प्रकार की पत्तियां बताई गई है। इसके अंदर यदि हम बात करें जो फर्स्ट जो पत्ती आती है तो इसको देखिए, ये 3 प्रकार की पत्तियां हैं रंध्रों के वितरण के आधार पर या स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर जो लीफ है उनको 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया। इसमें फर्स्ट जो है अधोरंध्री। अधोरंध्री का मतलब ये रहता है यानी हाइपोस्टोमेटिक। इसका मतलब है कि जो लीफ है इसके निचली सरफेस पर, जैसे ये है, देखिए इस पार्ट को हटाइए, केवल इस पार्ट की ओर बात करें इतने से, तो यहाँ पर केवल निचली सरफेस पर रंध्र पाए जाते हैं। यदि केवल नीचे की सतह पर रंध्र पाए जाएं तो उसे कहते हैं अधोरंध्री। और इसका एक दूसरा नाम है एप्पल टाइप, सेब प्रकार की। और इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं वो डाइकोट या द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियां होती हैं। दूसरा जो रहता है अधिरंध्री या एपिस्टोमेटिक। यदि इसकी बात करें तो अधिरंध्री का मतलब होता है कि ऊपर की सतह पर, यानी ये जो पार्ट है इसके अंदर नीचे की सतह पर नहीं होंगे, रंध्र केवल ऊपर की सतह पर होंगे। तो ऊपर की सतह पर होते हैं अधिरंध्री या एपिस्टोमेटिक। तो एपिस्टोमेटिक है, इसका जो अदर नाम है वो जैसे मेज या मक्का प्रकार या जई प्रकार के बोलते हैं। तो जई और मक्का इसका एग्जाम्पल हुआ। इसके बाद थर्ड नंबर पर आ जाता है तो वो है उभयरंध्री या एम्फीस्टोमेटिक।
इसका दूसरा नाम है लिलिट प्रकार। तो इसके अंदर उभय रंध्री, उभय का मतलब जैसे ये कंडीशन, ऊपर की सतह और नीचे की सतह दोनों पर ही रंध्र प्रेजेंट होते हैं, उभय रंध्री है। एग्जाम्पल जैसे लिली हुआ। एक है एमेटोफाइट जो रहते हैं, जिसके अंदर ये कहें कि जो रंध्र रहते हैं वो अब्सेंट रहते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, केवल मेन रूप से इन तीन को ही डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो ये पार्ट है जो ट्रांसपीरेशन में मेन रूप से रोल प्ले करेगा, या इसकी मैकेनिज्म इसी के बेस पर है, स्टोमेटा या रंध्र के बेस पर यह क्रिया है। तो स्टोमेटा या इस रंध्र की वास्तविक स्ट्रक्चर क्या होती है, अब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। देखिए हमारे जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा या रंध्र की संरचना। ये रंध्र की संरचना को देखेंगे तो वो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन की जो मैकेनिज्म है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके अंदर यही जो पार्ट रहता है वही मेन रूप से इन्वॉल्व होगा कि रंध्र कैसे क्लोज होते हैं, कैसे ओपन हो जाते हैं, या रंध्र कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हमें रंध्र जो है या पोर है या कहीं स्टोमेटा, उसकी स्ट्रक्चर देखनी है। स्टोमेटा की यदि हम बात करें तो इस स्टोमेटा के अंदर दो सेल होती है मेन रूप से, एंड बीच में एक ये छिद्र है, एक पोर है, ये पोर है। इस पोर के दोनों साइड के अंदर दो सेल्स होती है। देखिए बिल्कुल हम ये कहें कि द्विबीजपत्री में इस टाइप की ये सेल होती है। तो इस टाइप से सेल होंगी, तो ये जो बीच का पार्ट है ये एक पोर होता है, ये इनके भित्ति होती है। जैसे ये अंदर की भित्ति है, इधर से घूमती हुई ये बाहर की भित्ति हो जाती है। तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर में या इस संरचना में ये जो सेल्स होती हैं जो इस पोर या छिद्र को घेरे हुए रहती है, तो इन दोनों सेल्स को कहते हैं गार्ड सेल, द्वार कोशिका। तो रंध्र मेन रूप से दो द्वार कोशिकाओं से घिरी हुई एक छिद्र जैसी संरचना होती है। इसके बाद इसके द्वार कोशिका की देखिए भित्तियों में अंतर है कि इसकी जो ये अंदर की साइड की भित्ति है, या कहें कि जो इनर वॉल होती है, भीतर की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, या कहें थिकनेड होती है। ये जो परत है इतनी मोटाई की है। इसके बाद इसकी जो बाहर की परत है वो पतली होती है। तो ये जो परत है ये थिन आउटर वॉल होती है, पतली बाह्य भित्ति होती है जो केवल इतनी मोटाई की होती है। तो इसकी भित्तियों में अंतर होता है। जो भीतर की साइड या पोर की तरफ होती है वो मोटी होती है, थिकनेस की होती है, अधिक थिकनेस होती है। जो आउटर रहती है, तो ये जो आउटर रहती है ये पतली होती है, थिन वॉल होती है। इनके अंदर ये अंतर होने की वजह से ये जो पार्ट रहता है इस पार्ट के अंदर स्फीत अवस्था नहीं आती, जबकि ये फैल जाता है जिससे कि अंदर ओपन हो जाते हैं। तो मेन रूप से भित्ति में अंतर के कारण। अब ये जो कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिकाएं, इनको घेरने वाली जो कोशिकाएं रहती हैं उनको कहते हैं सब्सिडाइरी जो सेल्स रहती हैं, या कहें कि सहायक कोशिका, सब्सिडरी सेल्स या सहायक कोशिका। तो ये जो कोशिकाएं हैं जो इसके चारों ओर ये सेल्स लगी हुई है, ये इनकी हेल्प करती है, या फिर कहें कि इनका जो फंक्शन होता है उसके अंदर ये हेल्प करती है, इसीलिए इनको कहा गया सहायक कोशिका। तो द्वार कोशिकाओं से, द्वार कोशिकाएं उनको घेरने वाली कोशिकाएं रहती हैं, या तो उसको सराउंडेड किए हुए जो सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं सहायक कोशिका, या कहें सब्सिडरी सेल्स। इसके बाद में ये तो स्ट्रक्चर थी। ये रंध्र है ओपन, तो ओपन रंध्र है तो बीच के अंदर ये जो पार्ट है ये खुला है, छिद्र दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो रंध्र है ये पोर होता है, ये होता है बंद। तो इसके अंदर ये रहता है कि ये जो पार्ट होते हैं ये बिल्कुल पास पास हो जाते हैं, ये रंध्र हो जाता है बंद। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए ये जो पार्ट रहते हैं इनके ओपन और बंद होने की बात करें तो जब ये सेल्स यानी द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स होती है ये टर्गिड स्टेज में होती है, उस समय रंध्र ओपन होते हैं। एंड टर्गिड स्टेज में रंध्र रहेंगे ओपन, स्फीत अवस्था में रंध्र ओपन हो जाएंगे। जब ये
फ्लैसिड या कहें कि जो शलथ अवस्था में होती है, मुरझाई हुई अवस्था में रहती हैं ये कोशिकाएं, उस समय रंध्र क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यहां पर देखिए कि टर्गिड स्टेज में जैसे ये वाल है, ये जो फ्लैसिड रहती है शलथ अवस्था में, जब ये टर्गिड होती है, जब इनमें वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आएंगे तो टर्गिड या स्फीत अवस्था में आएंगी, तब ये ऐसे ओपनली इस तरीके से इनमें खिंचाव होता है, ये खुल जाती है। तो इस तरीके, अब इनके शेप की बात करें तो देखिए द्विबीजपत्री या डाइकोट के अंदर ये सेम का जो सीड रहता है, सेम सीड या सेम के बीज जैसी होती है, या फिर कहें इसकी जो किडनी जैसी शेप होती है इस टाइप से, डाइकोट या द्विबीजपत्री में। लेकिन यदि एक बीजपत्री की बात करेंगे तब ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, ये द्वार कोशिकाएं इस टाइप से डंबल शेप में होती है। तो यदि एक बीजपत्री पादप है तो एक बीजपत्री पादप की जो द्वार कोशिकाएं मिलेंगी, यानी पोर के या स्टोमेटा की जो द्वार कोशिकाएं हैं वो डंबल शेप में होती है। यदि द्विबीजपत्री है तब उसके अंदर ये जो सेल्स होती हैं सेम के सीड जैसी स्ट्रक्चर के अंदर होती है। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर थी जिसके अंदर हम ये कहें कि जो स्टोमेटा है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए लीफ के टाइप है, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है, वे जो ट्रांसपीरेशन है उसकी डेफिनेशन, ये सब पार्ट हो गए हैं। अब हमारा आता है कि जो ट्रांसपीरेशन है इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो इस टॉपिक को देखिए अगली क्लास में